से कोई प्रत्याशी नहीं उतरा था। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी को जो दौर में जो कुछ लोग लगे हुए तो उसमें कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जयवीर सिंह का नाम आया, और जैसे ही आज नाम आया कुछ लोग हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। इसी को लेकर के हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि मैनपुरी की जनता साइकिल की करेगी सवारी या कमल पड़ेगा भारी। इस बार कमल सब पे भारी जी। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्रीमान जयवीर सिंह जी को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है। समस्त मैनपुरी की जनता प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद आभार व्यक्त करता है कि इतने दमदार प्रत्याशी को बनाया है, तो मैदान में मैनपुरी से उतारा है। डिंपल के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर हाल में मैनपुरी की जनता भारी मतों से श्रीमान जयवीर सिंह जी को विजयी बनाएंगे। मिश्रा जी, आप बताएंगे क्या लग रहा है मंत्री जी के आने के बाद मैनपुरी की जनता में क्या माहौल है? मैनपुरी की जनता में बड़ा खुशी का माहौल है और मैनपुरी की जनता इस बार मान चुकी है, कह चुकी है मुझे हर हालत में समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी का नाम देकर यहाँ से वापस और विदा करना है। साक्य जी, आप बताएंगे बसपा से, आप जैसे कि पता है गुलशन देव साक्य हैं और आप भी साक्य समाज से हैं, क्या लग रहा है किसका खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, बसपा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विलुप्त हो गई है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं अपना वोट वहां करूं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूं कोई भी शाक्य समाज का या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति बसपा को वोट नहीं करेंगे। सभी लोग, हमारे शाक्य समाज के या किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति और वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक मात्रा में वोट देकर मैनपुरी से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि 400 सीट हमारा है, क्या लग रहा है पूरा होगा या नहीं? 400 सीट पार होगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक अपना अलग ही ढंग छा रही है। उसी प्रकार से अपने मैनपुरी जिला में भी भारतीय जनता पार्टी अपना अलग रूप लेके आएगी। कहीं ना कहीं जो पुत्र वधू ने छवि बनाई है, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी में चला पाएंगे अपना पंचा? देखिए, इस बार वो अपने कहने को कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है भारी मतों से विजयी होगी। अगर मैनपुरी की बात करते हैं, जो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है वो किला आज इस बार ढलेगा? ढलेगा, बिल्कुल ढलेगा। तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मंत्री जी विजयी होंगे 100%। ऐसा क्या हुआ है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने और भी तमाम विकास कार्य भी किए हैं, किसको लेकर के जनता किसको लेकर के ज्यादा उत्साहित है? सबसे बड़ी बात यह है कि भय मुक्त शासन चल रहा है। योगी जी बाबा के शासन काल में जब से आया है, भय मुक्त शासन काल हो चुका है। यहाँ न किसी प्रकार का भय है, न कोई चुनौती है। जनता, मध्य वर्ग का व्यक्ति सिर्फ शाम को आराम से सोना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि हमें कुछ ऐसा कमा के लाएं जिसको लोग लूट के ले जाएं और हम वहीं के वहीं रह जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि लुटेरों से, लफंगों से हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित हैं। रात में किसी भी समय आ सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। उसके बाद जो विकास को गति मिली है, जो विकास होने से जनता को जो लाभ हुए हैं, सीधा सीधा लाभ सरकार द्वारा जो जारी होता है वो लाभार्थी के खाते में जाता है। इससे पहले जैसे सपा सरकार में अपने यहाँ सूखा रात के चेक बटे या बरसात के जो चेक बटे लेखपालों के माध्यम से, अन्य के तो उनके दलालों के माध्यम से सीधे सीधे अपने लोगों को ज्यादा दिया गया। निम्न वर्ग का, छोटे वर्ग के जो लोग थे उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला। इसलिए सरकार का जो भी पैसा है सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। इससे पब्लिक बहुत संतुष्ट है और यही सबसे बड़ा रूप है। इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के ज्यादा सवाल उठाती है। महंगाई कोई विशेष नहीं है, ये तो समय बदलते ही ऐसा होता है। महंगाई का कोई विशेष ऐसी बात नहीं है, हर सरकार में ये तो चलता है। महंगाई कहीं ऐसी विशेष खास नहीं है। महंगाई के मकसद में तो वो गलत उनका कहना। क्या लग रहा है महंगाई मुद्दा बनेगा इनका? भैया, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इस बार मुद्दा केवल विकास है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और राज्य में इतना विकास किया है। जैसे आप देख रहे हैं जिस मंदिर पे हम लोग खड़े हैं, इसका नाम वर्षों पुराना चला आ रहा है, चंवर ऋषि मंदिर। यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने अभी 5 करोड़ रुपए देके इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दिया है। और जिसपे आप देख रहे हैं यहाँ पे कई प्रकार के भवन बन रहे हैं और बाकी मंदिर का पूरी तरह विकास हुआ। तो इस समय पब्लिक, देश की और प्रदेश की जनता हर तरह से मोदी जी को चाह रही है।
कहीं ना कहीं आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो माननीय मंत्री जी की जो सीट है वो तय होने के बाद कहीं ना कहीं मैनपुरी की जनता का जो रुख है वो हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या रुख रहेगा मैनपुरी जनता का? जी, मेरा मानना ये है कि मैनपुरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और मैं तो चाहता हूं कि भारत में सर्वोच्च अगर किसी को कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं कहूंगा कि आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं तो 4 लाइन जरा याद आ गई हैं, मैं फरमाना चाहता हूं कि कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची इस शुभ घड़ी पे, आज का शुभ अवसर है, भारतीय जनता पार्टी के इस सौंदर्यीकरण को निहारते हुए वो लाइनें याद आती हैं कि कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची, हम दिल से गए और दिल तुम पर गया और बात खुदा तक जा पहुंची। वाह वाह वाह। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी अपने आप में किसी की पहचान की मोहताज नहीं, अपने आप में एक जज्बा, जुनून, जोश, उमंग और युवा साथियों के साथ चलने का नया हुनर सिखाती है, रोजगार के नए रास्ते खोलती है, बशर्ते कि आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जो कि आप चंद मिनटों में रोजगार पा सकते हैं। लेकिन पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा विपक्ष उठा रही है। अजी छोड़ो, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या बात हुई पत्रकार महोदय? आप भी वही बात कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो विपक्ष जो बात करती है। जी, पेपर लीक होने के बाद देखा ना, विद्यार्थियों को 6 महीने का विधिवत समय दिया गया, आप फिर से तैयारी करिए, जिनके माध्यम से ये कार्य हुआ था उन्हें दंड, इतना तगड़ा दंड दिया जाएगा और दिया नहीं जाएगा। पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रशासन बड़ी विधिवत तरीके से उनके साथ वो व्यवहार करेगा जो आप कहेंगे हाँ भाई ये पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप वो रिपोर्ट जरूर लगाना कि ये योगी सरकार पुलिस पेपर को लीक करने के बाद क्या एक्शन लेती है, होता क्या है, तब पता चलेगा। मंत्री जी का कहना है कि अपराधी जेल जाने से डरने लगे हैं। अपराधी जेल भी जाने से डरने लगे हैं, प्रदेश में रहने से डरने लगे हैं। अब तो वो सीधा सीधा भगवान से यही कर रहे हैं कि हमें उठा लो, नहीं तो बेवजह वो सरकार पे आरोप लगाते हैं कि कोई कहता है कि हमें धीमा जहर देकर मार दिया है, कोई कहता है कि गुंडों से हमें मरवा दिया है। सही बात है, योगी जी का सख्त निर्देश है कि हर हालत में गुंडागर्दी खत्म करके जो अपना दैनिक कार्य उसमें लग जाओ, किसी को कोई भय नहीं, किसी को कोई डर नहीं है। अच्छा, बसपा की एक बार हम फिर बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं। आप भी शाक्य समुदाय से हैं, कुछ ना कुछ सोच समझ के मैनपुरी से बसपा प्रत्याशी उतारे होंगे जी, तो क्या लग रहा है शाक्य समुदाय किस तरफ सिकलता हुआ नजर आएगा? शाक्य समाज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। वो इसलिए अभी कुछ समय पहले सपा के जिला अध्यक्ष है आलोक शाक्य, उन्हें एमएलसी प्रत्याशी बनाया और बनाने के बाद फिर उन्हें मना कर दिया कि आप इस योग्य नहीं हैं। सारा समस्त शाक्य समाज को इस चीज को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे समाज के व्यक्ति को एमएलसी बनाने को उनका नामांकन होने से पहले नामांकन के लिए उनकी चर्चा की और उसके बाद उन्हें मना कर दिया। तो समस्त शाक्य समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा और कह रहा है कि अगर आपने हमारे समाज के समझ से परसी हुई थाली हटाई है, हम आपके सामने से परसी हुई थाली हटाएंगे और किसी भी हालत में आपको वोट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ एकत्रित थे और उनका कहना यह है कि इस बार यूपी में कमल खिलेगा, 100% कमल खिलेगा। यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी यूपी को ही ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं। पत्रकार बंधु, अगर कन्नौज से डिम्पल हार सकती हैं तो मैनपुरी से भी डिम्पल जी हार सकती हैं और हारेंगी। किला गिरेगा, वो तो किला गिरेगा। और एक और बात बताएं, ये जब भी किला गिरता है तो इसकी बुनियाद हिलाने का काम हमेशा हमारे एसपी सिंह जो बघेल साहब मंत्री हैं वो उन्होंने हमेशा हिलाने का काम किया है। जब फिरोजाबाद से हराए तो वो हिला के गए, कन्नौज में वो यहाँ करेल पे लड़के गए हैं तो वो किला की स्ट्रेंथ देख के गए थे और इस बार निश्चित जो है किला ये ढाएगा। बदायूं सीट से कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, शिवपाल जी ने टिकट, भैया बदायूं की बात ना करिए, आप भी जानते हैं बदायूं की टिकट को कितनी बार बदला है। कितनी उन्हें लगता है जब से हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष द्रविड़ सिंह शाक्य की टिकट हुई है तब से, उससे पहले कह रहे थे कि धर्मेंद्र जी को टिकट दिए, उन्हें वहां से बदल दिया, उसके बाद उन्होंने अपने चचा जी को टिकट दिया, अब उन्हें भी बदलने की चर्चा चल रही है। मुझे जानता हूं चचा के बच्चे की टिकट की चर्चा चल रही है और मुझे लगता है द्रविड़ सिंह शाक्य के आने से वो सब लोग हिल रहे हैं, डर रहे हैं, उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब चचा की जगह चचा के बच्चा चुनाव लड़ेंगे और द्रविड़ सिंह शाक्य उन्हें निश्चित तौर पर हराएंगे।
अच्छा, कहीं ना कहीं हम और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके किस रणनीति को लेकर के चुनाव लड़ेगी, मेन मुद्दा क्या रहना चाहिए? यहाँ मुद्दे का सवाल नहीं, सिर्फ विकास की बात करें। विकास की बात। विकास, ये सरकार जो हमारी है विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इनका जो मेन एजेंडा है वो विकास है, क्योंकि इसका जो विकास है जमीन से लेकर के सारा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मकसद जो वोट है जनता स्वयं दे रही है, जनता स्वयं इस बात से प्रभावित है। जनता को इस सारी समस्याओं से निदान मिलने का अगर कोई आधार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक श्रेय गया। क्या लगता है हारने के बाद ईवीएम पे थोपा जाएगा? हाँ, वो तो बदनाम होगी, वो तो हमेशा बदनाम होती रही है। जहाँ इनकी सरकारें नहीं बनती, इनके जो सारे दल जो इकट्ठे हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ सरकार इनकी बन जाती वहाँ ईवीएम में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बदनाम तो यहाँ पे ईवीएम को होना ही है। नहीं, क्योंकि ये विपक्ष बहुत जल्दी मुद्दा उठाती है ईवीएम का। क्या ईवीएम का मुद्दा बहुत जल्दी उठाएंगे? जब हारेंगे तो उठाएंगे, उसमें क्या है? कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है। विरोधी पार्टी को जब कोई विकल्प नहीं मिलता है तो ईवीएम का लगाएंगे, गुंडागर्दी की बात करेंगे, इस तरह का ब्लेम तो लगाएंगे। ब्लेम भी लगाएंगे, अभी तो प्रशासन पे भी लगाएंगे। अभी उनको ये नहीं मालूम, अभी इन्होंने एक अपना लेटर जारी किया था, उसमें इंस्पेक्टर करहल को उन्होंने नगर पंचायत के चुनाव का एजेंट बताया, जबकि सत्य बात यह है कि नगर पंचायत के चुनाव के समय करहल इंस्पेक्टर साहब इस जिले में भी मौजूद नहीं थे। शायद वो लेटर आपने भी देखा होगा। हाँ, देखा था मैंने। तो उसमें ये भी मालूम अकेले नहीं, और भी लोग प्रशासनिक काफी लोग उस समय तैनात थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब तो बेचारे थे ही नहीं उस समय। उनको उन्होंने बता दिया कि वो साहब जो है निर्वाचन नगर पंचायत के चुनाव में, और उन्होंने एजेंट के रूप में काम किया था। क्या तो आरोप भी लगा सकते हैं? क्या आरोप लगाने के अलावा प्रत्याशी हारने के बाद ऐसा तो नहीं है प्रशासन पे भी तो बताइए कहाँ से जीतने का मन बनाए हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 27 सभाएं या 27 रैलियां की हैं। मोदी जी ने 3 रैलियां, 3 बड़ी सभाएं की हैं। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सिंगल सभा या सिंगल रैली नहीं की है। जो कहां से चुनाव जीतेंगे? कहां से इनका मना चुनाव? जब आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या एसी में बैठ के आप चुनाव जीतेंगे? पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है जी, जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है, जहाँ पर भी सांसद जाती हैं, डिम्पल यादव जी जाती हैं, तो उनके कुछ दिनों से हमने देखा उनकी पुत्री उनके साथ में कहीं न कहीं राजनीति में हमें लग रहा है एक परिवारवाद की पार्टी रही है हमेशा से। अपने परिवार को लेके चलना उनकी एक शौक रहा है। माननीय नेताजी जिस समय थे तो उस समय अपने भतीजों को साथ लेके चलते थे, चूंकि उनका लड़का पढ़ रहा था बाहर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी पढ़ रहे थे। तो अब क्या था कि अब उनको अपनी बेटी लेके इसलिए चल रहे हैं कि आने वाले समय में उनको अपनी बेटी तो मैदान में उतारनी है। अच्छा, हाँ, तो वो अपना सिखा रहे हैं। उनके बच्चे भाई परिवारवाद की पार्टी है ना, उन्हें तो अपने से मतलब है। क्या मैनपुरी में माननीय डिम्पल के अलावा क्या और प्रत्याशी नहीं हो सकता था? माननीय नेताजी के चले जाने के बाद कोई और प्रत्याशी भी तो हो सकता था जो मैनपुरी का मूल निवासी हुआ करता। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार।